मैं अमितेश कुमार अपनी YouTube चैनल कुछ क्लासेज में सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं भारत के अवस्थिति तथा विस्तार। इसमें से कुछ प्रश्न छूट गए थे, आइए उन प्रश्नों को देखते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैक-मोहन रेखा, भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैक-मोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? उत्तरी सीमा की बात कर रहा है। हाँ, तो अब हम पिछली क्लास में बता चुके हैं कि ये भारत है, ये भारत है, ऐसे करके ये आपका जो अरुणाचल प्रदेश वाला है और चीन के साथ वो भी अरुणाचल प्रदेश चीन के साथ सीमा साझा करता है ना। तो भारत के साथ चीन कितने किलोमीटर सीमा साझा करता है? तो 3488 किलोमीटर। कितना? 3488 किलोमीटर। तो कह रहा है कि निर्धारित करने वाली मैक-मोहन रेखा, कौन सी मैक-मोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर स्थित है? किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर? तो यहाँ पर क्या है आपका? अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ पर है ना अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश की उत्तरी सीमा क्या हो जाएगी? ये, और ये नीचे क्या हो जाएगी? दक्षिणी सीमा हो जाएगी। तो ये जो उत्तरी सीमा है, यहीं पर मैक-मोहन रेखा क्या करती है? मैक-मोहन रेखा मतलब एक काल्पनिक रेखा है, मैक-मोहन रेखा यहाँ पर संकेतित किया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि जो मैक-मोहन रेखा है भारत के कौन से प्रदेश से? अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी सीमा पर क्या की गई है? इसको निर्धारित किया गया, यानी कि खींचा गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि भारत और चीन के बीच जो सीमा निर्धारित की गई है, यानी कि भारत के अरुणाचल प्रदेश की उत्तरी सीमा पर मैक-मोहन रेखा निर्धारित की गई है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? है ना। तो हमने बताया था, हम इसको बताए थे कि ये आपका देखिए, जब बार बार आदमी जब फिगर बनाएगा ना, तब पढ़ने में मजा भी आएगा, है ना। जैसे फिगर थोड़ा सा इस समय वो हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन खैर कोई बात नहीं है ना। तो ऐसे कुछ फिगर है ना। तो कहने का मतलब ये जो पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान है, फिर ये नेपाल है, फिर ये भूटान है ना। और नीचे क्या कौन सा दिया है? श्रीलंका दिया है। तो प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है? तो देखिए, किसको शामिल किया है? पाकिस्तान को शामिल किया गया है, नेपाल को शामिल किया गया है, भूटान को शामिल किया गया है, और आपका मतलब पाकिस्तान, नेपाल, भूटान को शामिल किया गया है। लेकिन श्रीलंका ऐसा देश है कि इसको भारत के उपमहाद्वीप में शामिल नहीं किया गया। जिससे यहाँ पर बांग्लादेश है, लेकिन श्रीलंका को भारत के उपमहाद्वीप में शामिल नहीं किया गया है। अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा? श्रीलंका को शामिल नहीं किया गया है ना। अब आगे देखते हैं, अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? इसको पिछले क्लास में भी बता चुके हैं कि सबसे छोटी कौन सी है? केरल की है। सबसे छोटी कौन सी है? गोवा की है। और सबसे बड़ी कौन सी है? सबसे बड़ी तटीय सीमा किस राज्य की है? तो गुजरात की। किसकी है? गुजरात की है। और बताए थे कि तटीय क्षेत्र कौन कौन से? कितने राज्य हैं? कुल कितने राज्य हैं? 9 राज्य हैं। कौन कौन से? गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल है। इसमें सबसे बड़ा गुजरात
उसके दूसरा नंबर पे आंध्र प्रदेश, तीसरा नंबर पे तमिलनाडु, सबसे छोटा जो आपके प्रश्न में पूछ रखा है कौन सा हो जाएगा, गोवा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हाँ, अब अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के सबसे लंबे अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ साझा करता है, यानी कि साथ है ना। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है। तो देखिए मैप को यहाँ न बनाते हुए अगर पाकिस्तान की बात, अफगानिस्तान की, अफगानिस्तान कितना करता है, 106 किलोमीटर। कितना, 106 किलोमीटर, है ना। और फिर हम लोग पाकिस्तान को देखें, पाकिस्तान कितना करता है, तो 33-23 किलोमीटर। कितना, 33-23 किलोमीटर। फिर दिया आपका नेपाल के अगर हम लोग बात करें तो ये करता है 1751 किलोमीटर ना, 1751 किलोमीटर। फिर चीन की बात करें तो चीन का अभी बताएं आप लोग से, चीन सीमा साझा करता है 3488 किलोमीटर। फिर आपका बांग्लादेश का जो है, बांग्लादेश का 4096.5 किलोमीटर। कहीं कहीं 6 भी दे देता है ना, कहीं कहीं 6 भी दे देता है। अब यही पे ले लीजिए म्यांमार की अगर जो बात करें तो ये साझा करता है 1643 किलोमीटर, है ना। क्लियर हो गया। तो देखिए सबसे ज्यादा सीमा साझा कौन करता है, बांग्लादेश। प्रश्न के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। लेकिन दूसरा जो देश है वो चीन सीमा साझा करता है। तीसरा कौन सा है, पाकिस्तान हो जाएगा। चौथा पर नेपाल हो जाएगा। और पांचवा कौन सा हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा, जो 1643 किलोमीटर साझा करता है। मैप के अनुसार भी आप लोग बता सकते हैं कौन कहाँ कितना साझा करता है। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि सबसे छोटी अस्त्री सीमा भारत किस देश के साथ, अभी बताए हैं किस देश के साथ है, तो कौन सा देश हो जाएगा, अफगानिस्तान कितना, 106 किलोमीटर। देखिए बार बार जब लिखेंगे हम ना, जब लिखेंगे तो हमारे मतलब हमको जल्दी से याद होगा, मतलब हमारे दिमाग में ज्यादा समय तक चलेगा ये। तो ये इसका कितना था, 1751 किलोमीटर था, ये इसका 1643 किलोमीटर, है ना, और इसका 106 किलोमीटर। आया समझ में ना। यानी कि सबसे सॉरी यहाँ पे थोड़ा देख लीजिएगा, ये जो अफगानिस्तान वाला है ये गड़बड़ हो गया, देखिए इसी तरह गड़बड़ हो जाता ना। ये हो जाएगा आपका 699 किलोमीटर, है ना, 699 किलोमीटर। यानी प्रश्न के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यानी कि सबसे छोटी अस्त्री सीमा भारत किस देश के साथ है, तो अफगानिस्तान के साथ। कितना, 106 किलोमीटर। आइए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत का कौन सा भू आकृति भूभाग प्राचीनतम है ना। तो ये जो प्रायद्वीपीय भारत है इसको क्या कहा जाता है, पूरे को प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत, है ना, या इसको कहिए प्रायद्वीपीय पठार। इसको क्या कहिए, प्रायद्वीपीय पठार। तो ये जो है ये किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का, गोंडवाना लैंड। ये किसका भाग है, ये गोंडवाना लैंड का भाग है। तो इसमें कह रहा है भारत कौन सा भू आकृति भूभाग प्राचीनतम है, तो कौन सा है, प्रायद्वीपीय पठार। यानी कि अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा, प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय भाग किसका भूभाग है, तो गोंडवाना लैंड का भाग है। आइए अब अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए गारो, खासी, जंतिया, ये क्या है, गारो,
खासी एवं जंतिया पहाड़ियों की संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है ना? गारो खासी एवं जंतिया, देखिए गारो खासी जंतिया एक पहाड़ियां भी हैं और एक क्या है, जनजातियां भी हैं। गारो खासी जंतिया ये क्या है, जनजातियां हैं जो कहाँ पाई जाती हैं, मेघालय में पाई जाती है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है जो गारो खासी जंतिया पहाड़ियां हैं, ये संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से, संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो अभी बताएं कि सबसे पुराना भाग कौन सा है, प्रायद्वीपी भाग, मतलब प्रायद्वीपी पठार। तो किसका भाग हो जाएगा, ये प्रायद्वीपी पठार का भाग हो जाएगा। किसका भाग हो जाएगा, प्रायद्वीपी पठार का भाग हो जाएगा ना, प्रायद्वीपी पठार का भाग हो जाएगा, प्रायद्वीपी पठार। अब देखिए चूंकि जो गारो खासी जयंती है ना मेघालय में तो पाई जाती है, लेकिन इसमें देखिए पूर्वांचल भी दिया है, पूर्वांचल की पहाड़ियां, तो बहुत लोग समझ जाएंगे कि अरे मेघालय में पाई जाती है, पूर्वांचल में पाई जाती हैं। तो ये संरचना उत्पत्ति की दृष्टि से पूछा, इसलिए प्रायद्वीपी पठार हो जाएगा। लेकिन यही पूछ दे गारो खासी और जयंतियां कहाँ पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, मेघालय के क्षेत्र में पाई जाती है ना। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। पश्चिमी तट का भाग नहीं है, देखिए ये कौन सा हो गया, ये पूर्वी तट। कौन सा हो गया, पूर्वी तट। ये कौन सा हो गया, पश्चिमी तट, पश्चिमी तट। इसमें कह रहा है कि पश्चिमी तट का भाग नहीं है। देखिए कठिवाड़ तट पश्चिमी तट का भाग है, कोंकण तट पश्चिमी तट का भाग है, मलबार तट जो कि केरल क्षेत्र में पाया जाता है वो भी पश्चिमी तट का भाग है। लेकिन जो कोरमंडल तट है, कोरमंडल तट ये कहाँ पे, ये तमिलनाडु, यानी कि पूर्वी तट का ये भाग है। कहाँ पे, तमिलनाडु के, तमिलनाडु है ना, तमिलनाडु के क्षेत्र में क्या है, कोरमंडल तट है, यानी कि अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कोरमंडल जो तट है वो पश्चिमी तट का भाग नहीं है। बाकी कठिवाड़ तट है, कोंकण तट है और मलबार तट है जो पश्चिमी तट का भाग है। आइए अब अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है। वही देखिए दीघा तट दिया है, पश्चिमी तट का भाग है, ये पश्चिम तट है और ये पूर्वी तट है ना। तो दीघा तट पश्चिमी तट का भाग, कोंकण तट भी है और मलबार तट भी है, मलबार जो केरल वाला। लेकिन ये जो कोंकण तट है क्या कह रहा है, पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो कौन, किस नाम से जाना जाता है, कोरमंडल तट, कोरमंडल तट। कौन सा हो जाएगा, कोरमंडल तट। यानी कि ये जो पूर्वी समुद्री तट है वो कोरमंडल तट के नाम से जाना जाता है। और जब उड़ीसा में जाएंगे तो उत्तरी सरकार तट है, उत्तरी सरकार आ जाएगा, है ना। अब अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि कोंकण तट कहां से कहां तक विस्तृत है? कोंकण तट कहां से कहां तक विस्तृत है? ये कहां से कहां तक विस्तृत है? तो गोवा से लेके और दमन तक ये जो क्षेत्र है, यहाँ पे आपका क्या है, गोवा है ना। और ऊपर जाएंगे तो क्या आ जाएगा, दमन हो जाएगा। तो गोवा से लेकर दमन तक कौन सा तट है, कोंकण तट हो जाएगा। कौन सा तट हो जाएगा, कोंकण तट हो जाएगा। आ जाए समझ में ना। इसका एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि पूर्वी तट और पश्चिमी तट में कौन कौन से तट लगे हुए हैं और कौन सा तट कहां से कहां तक स्थित है ना। अब अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है कि लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? अब यहाँ पर प्रश्न देखिएगा, प्रश्न क्या कह रहा है, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? लक्षद्वीप पर पहले बात तो ज्वालामुखी है नहीं, मृदा निक्षेप पर वहां पर होगा नहीं। यहाँ पर क्या है, जो प्रवाल भित्त है, प्रवाल
प्रवाल उत्पत्ति, यानी कि लक्षद्वीप समूह द्वीपों की उत्पत्ति में से किसका प्रकार है? तो किसका प्रकार है? प्रवाल भित्ति का प्रकार है। किसका प्रकार है? प्रवाल भित्ति का ये एक प्रकार है, यानी कि अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप हैं। देखिए द्वीप है ना, भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप है। तो देखिए कौन से द्वीप है? अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जैसे ये जो द्वीप है ये किस क्षेत्र में? अंडमान निकोबार द्वीप क्षेत्र में स्थित है ना। ये जो बैरन है एक बैरन ज्वालामुखी है, जो कि क्या है? ये जागृत ज्वालामुखी है। बैरन क्या है? जागृत ज्वालामुखी है। बैरन ज्वालामुखी क्या है? ये जागृत है। क्या है? जागृत है। और फिर जो नारकोंडम है, एक नारकोंडम ज्वालामुखी है, वो क्या है? सुषुप्त है। नारकोंडम ज्वालामुखी क्या है? सुषुप्त है। क्या है? सुषुप्त है ना। समझ में ना। तो प्रश्न कर रहा है भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप हैं। देखिए ये खुद द्वीप हैं जो कहाँ पे है? अंडमान निकोबार द्वीप में है। कहाँ पे है? अंडमान निकोबार द्वीप में है। और जो ये क्या है? बैरन जो ज्वालामुखी है ये सक्रिय जागृत ज्वालामुखी है, और ये सुषुप्त या प्रसुप्त ज्वालामुखी, सुषुप्त या प्रसुप्त, इसको लिख लीजिएगा, प्रसुप्त ज्वालामुखी है ना। तो अर्थात भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी कहाँ पे? बैरन है, नारकोंडम द्वीप है, जो कि कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में है। अब अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो देखिए ये आपका ये जो भारत वाला ये क्षेत्र है, जो ये गुजरात वाला ऐसे करके है, तो यहीं पे क्या है? बंगाल की सॉरी ये यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में न्यू द्वीप स्थित है। कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी, यानी कि जो न्यू द्वीप है कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। न्यू द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इधर आपका अरब सागर हो गया, इधर नीचे हो गया हिंद महासागर, है ना। खंबात की खाड़ी है तो कहाँ है? खंबात की खाड़ी तो अरब सागर में। खंबात की खाड़ी कहाँ है? अरब सागर में। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीप है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीप है? तो कौन सा है? जो द्वीप है क्या है? द्वीप है। अर्थात ऑप्शन नंबर बी, पिछले क्लास में भी बताएं इसको, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता है ना। पहले लोग कहते थे, मतलब लोगों से कोई भी गलतियां हो जाती थी तो लोग कहते थे कि अभी तक काला पानी की सजा हो जाए, है ना। उसी काला पानी की बात कर रहा है। जैसे कि काला पानी, उसके कहने का मतलब ये है कि जो ये अंडमान निकोबार था, ये चारों तरफ क्या था? पानी से। अब ना तकनीकी मतलब विज्ञान तेज हो गया है, तो चारों तरफ पानी से क्या हुआ था? घिरा हुआ है। तो जब यहाँ पर सजा जब किसी को मिलती थी, मौत की सजा या कोई भी सजा मिलती थी, तो इसको नाव द्वारा ले जाकर इसको क्या यहाँ पे छोड़ दिया जाता था। जब कैदी ज़्यादा होने लगे तो इनको कहाँ पर ले जाकर छोड़ दिया जाता? अंडमान निकोबार, ताकि वहाँ से कैदी भाग न पाए, है ना। इसलिए वहाँ पर क्या उसको किस संज्ञा, कौन सी संज्ञा दी गई? काला पानी की संज्ञा दी गई। इसलिए यहाँ पर कह रहा है कि स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय क्षेत्र
काला पानी के नाम से जाना जाता था। तो कौन सा जाना जाता था? जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसको किस नाम से जाना जाता था? काला पानी की नाम से जाना जाता था। वही कहा जाता कि काला पानी की सजा हुई उनको, है ना। अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है दीव स्थित है। देखिए आगे प्रश्न, दीव स्थित है तो दीव कहाँ स्थित है? तो खंभात की खाड़ी में स्थित है। कहाँ स्थित है? खंभात की खाड़ी में स्थित है। अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। खंभात की खाड़ी कहाँ है? खंभात की खाड़ी कहाँ है? तो अरब सागर में। कहाँ पे? ये अरब सागर में, अरब सागर, है ना। खंभात की खाड़ी कहाँ है? अरब सागर में। खंभात की खाड़ी अरब सागर में, यानी अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? अब यहाँ की एक कहानी सुन लीजिए। यहाँ की कहानी ये है, ये श्रीलंका है और ये क्या है आपका, जैसे भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी संधि है? जल संधि है, पाक इसको देखिए पाक संधि भी कहा जाता है, पाक जलमंडल भी कहा जाता है ना, पाक जलमंडल भी कहा जाता है। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो हम लोग वो कहानी रामायण में नहीं सुनते हैं कि जब भगवान राम सीता जी को लेने गए, भगवान जब सीता माता को लेने गए तो वहाँ पे क्या था, जब हनुमान जी की सेनाएं वहाँ पे पहुँची, जब बंदरी सेना पहुँची तो वहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एक समुद्र पड़ गया, यहाँ पे जलाशय पड़ गया। तो ये हुआ कि अब यहाँ मतलब श्रीलंका में कैसे पहुँचा जाएगा, श्रीलंका में कैसे पहुँचा जाएगा। तो यहाँ पे जो बंदर थे, जो मतलब सेना थे, बंदरी सेना थे, वहाँ पे क्या किए, यहाँ पे ये पत्थर मतलब पानी में डालने लगे। वहाँ पर कहा जाता है जो पत्थर पानी में डाला जाता था वो नीचे नहीं जाता, वो तैरने लगा, उस पर क्या हुआ, तैरने लगा, जिसके कारण यहाँ पे क्या हो गया, पुल तैयार हो गया। पुल तैयार हो गया जिसके कारण वहाँ से जो सेनाएं थी, जो भगवान राम की सेनाएं थी, इस पुल से होकर श्रीलंका पहुँची। और फिर आप एक मूवी आई थी शाहरुख खान का, चेन्नई एक्सप्रेस। जो चेन्नई एक्सप्रेस है जो शाहरुख खान अपनी दादा की अस्थियां लेकर ले जाता है रामेश्वर विसर्जन करने के लिए, वही रामेश्वर की बात कर रहा है। तो अर्थात इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा स्थित है? तो रामेश्वरम, रामेश्वरम कौन सा स्थित है? रामेश्वरम, यानी कि अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका, है ना। अब अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ये तो बहुत साधारण प्रश्न है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो कितने द्वीप हैं? 36 द्वीप हैं। कितने द्वीप हैं? 36 द्वीप हैं। अब अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा थार मरुभूमि, देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, थार मरुभूमि यानी कि अर्थात रेगिस्तान, अर्थात रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि कहाँ स्थित है, राजस्थान में स्थित है, यानी कि अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त किया जाता है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।